नमस्कार भैया और बहनी। और बचपन में मीजे गए थे लगाकर बॉडी लोशन। अब मीजे जाओगे लाठी और डंडा से, अगर नहीं आएगा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 9th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसी के बीच में छोटा सा टॉपिक आता है और बहुत कठिन टॉपिक आता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको सुनते ही जितने भी लड़के रहते हैं पूरा मूड़ी खजुआने लगते हैं, लड़कियां भी। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, एकदम ईजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। जो किताब में लिखा रहता है एकदम कठिन कठिन करके, वो रिचो नहीं बताऊंगा, मतलब रहेगा वही, लेकिन बताऊंगा एकदम इजी लैंग्वेज से। और अगर एक कोई क्वेश्चन छूट जाए एग्जाम में इससे रिलेटेड, मेरा नाम बदल देना, सिंपल सी बात है। आओ चलो समझते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। सबसे पहले ये जान जाओ, देखो जो न्यूटन थे वो कुछ इस तरीके से दिखते थे, और न्यूटन एक ठो मनई थे। मनई का मतलब क्या है, एक ठो मनई आदमी थे, और ये साइंटिस्ट भी थे साथ ही साथ। अब ये साइंटिस्ट थे तो इन्होंने कुछ ना कुछ बताया होगा तभी साइंटिस्ट बने। क्या बताया था, तो इन्होंने बताया था भैया मोशन के बारे में। मोशन का मतलब ये है ना कि मान लो अगर कोनो चीज़ चल रही है तो उसी के बारे में बताएं कि जब चल रही है तो उसके साथ क्या क्या होगा, अगर कोनो चीज़ रुकी है तो उसके साथ क्या क्या होगा। तो ऐसे उन्होंने 3 ठो लॉ दिए थे, और वही 3 लॉ क्या कहलाते हैं, एक ठो न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। और यही एकदम बेस है आप लोग के फिजिक्स का। आओ चलो समझते हैं। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ, पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ जानो तभी सेकंड लॉ जान पाओगे, क्योंकि भैया पहले 9th पास करोगे तभी 10th पास कर पाओगे, समझ गए। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ने के लिए डिटेल में यहाँ क्लिक कर सकते हो, वैसे ही बता देता हूँ। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये बताए थे, अगर कोनो चीज़ ऐसे पड़ी है तो इसे हमेशा पड़ी रहेगी जिंदगी भर तक, जन्मों जन्म तक, जब तक धरती है तब तक इसे पड़ी रहेगी, जब तक कि उस पर कोनो फोर्स आकर अप्लाई ना हो, बाहरी एक्सटर्नल फोर्स। मान लो अगर कोनो फुटबॉल ऐसे पड़ा हुआ है तो जब तक आप कोनो इसको लात नहीं मारेगा तब तक ये आगे थोड़ी ना जाएगा अपने मन से, या फिर धरती खसक जाए तब वो नीचे जाएगा, या फिर अगर हवा खूब तेजी से मार दे झोंका तो आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ बाहर से आकर फोर्स लगा ना उसके ऊपर, तभी वो अपनी जगह से हिला। तो वही न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं कि अगर कोनो चीज़ कहीं पड़ी हुई है तो पड़ी रहेगी। ये सब तो आप भी जानते होंगे, लेकिन जब पढ़ना पड़ता है ना कठिन लगने लगता है। और उसी में ये भी बता दिए थे, अगर कोनो चीज़ चल रही है ना तो ज़िंदगी भर तक चलती रहेगी, अगर उसको कोनो फोर्स रोके ना। अब आप सोचोगे अगर मान लो कार चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी, हाँ भैया हमेशा चलती रहेगी, लेकिन कारवा को रोकने के लिए बहुत चीज़ आ जाता है। क्या आ जाता है, जैसे मान लो उसमें ब्रेक लगी है तो हमेशा ब्रेक रिच्ची रिच्ची हमेशा लगते रहती होगी। आगे से हवा रोक रही है, नीचे धरती माता बेचारे खींच रही हैं कार को, और घर्षण उसके कार में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो तो लग ही रहा है। तो इस तरीके से कई सारे फोर्स आ जाते हैं उसको रोकने के लिए, इसलिए कार रुक जाती है अपने आप। मान लो अगर ब्रेक भी नहीं मार रहे तो कुछ जगह जाकर रुक जाएगी। तो ये क्या है, इसको इतने सारे फोर्स रोक रहे हैं, अगर ये सारे फोर्स हटा दो ना तो करिए कभी रुकेगी ही नहीं, समझ गए। अब देखो आपका जो धरती है वो धरती ऐसे घूम रही है गोल गोल, धरती को रोकने वाला कोई है, तो जब से धरती बनी तब से गोल गोल घूम रही है, यानी तब से मोशन में है, समझ में आ गया ना। तो अगर कोनो चीज़ मोशन में तो हमेशा मोशन में रहेगी, और कोनो चीज़ जैसे जुजुगाज पड़ी तो हमेशा जुजुगाज पड़ी रहेगी। अब जैसे अगर आप देखोगे कभी मेहरारू चली जाती हैं किसी दुकान पे, अगर साड़ी उल्टवाने लगती है तो सड़िये उल्टवाते रह जाती हैं, यानी मोशन में आ गई तो मोशन में आ जाती हैं, समझ गए। बाजार में चली गई तो घूमते रहती हैं, मोशन में आ गई है ना तो घूमते रहेंगी, कभी रुकेंगी नहीं। तो यहाँ तक समझ में आया। तो यही चीज़ सोच के उन्होंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ दे दिया था न्यूटन ने। वो भी अपने वाइफ को देखे होंगे कि भाई ये साड़ी उल्टवा रही हैं, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ लग रहा है। तब न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बताए थे, तो न्यूटन के सेकंड लॉ में वही फर्स्ट लॉ का थोड़ा और विस्तार से थोड़ा उसके आगे का पड़ाव बताए थे। क्या बताए थे, तो ये बताए थे अगर मान लो कोनो चीज़ है और वो चल रही है और उसके ऊपर आप आकर फोर्स लगा दो तो उसके मोमेंटम में कुछ चेंज आ जाएगा। तो कितना चेंज आएगा वही इसमें बताया जाता है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। अब जैसे मान लो यहाँ पर फुटबॉल है कोनो, और इस पर आपके मन में पता नहीं क्या आया, आकर एक लात मार दिए। ये मान लो जब लात मारोगे तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और ये फुटबॉल मान लो धीरे धीरे कल्ले कल्ले चलते चलते आ रहा था, आप ऐसे एक लात मार दिए तो ये फुटबॉल भन्ने से और तेज आगे चला जाएगा। मान लो भन्ने से और तेज आगे चला गया तो ये देखो भन्ने से यहाँ तक आ गया। लेकिन फुटबॉलवा हमेशा ऐसे भन भनाक थोड़ी ना चलता रहेगा, पहले जब लात मारोगे इसको तो खूब तेज़ी से आगे जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाकर आगे आगे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वो स्लो होता चला जाएगा। तो आगे जाकर ये क्या हो गया, स्लो हो गया। तो इसके देखो कि मोमेंटम में कुछ ना कुछ चेंज आया ना। अब बहुत से लोग मूड़ी खजुआ रहे होंगे यार मोमेंटम क्या है, तो पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था, पढ़े नहीं होगे यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, यही कहूँगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ क्या होता है। तो मोमेंटम ये चीज़ होता है कि अगर कोनो चीज़ है उसके पास मास है, मास का मतलब खाए वाला मास नहीं,
मास आप जानते हो कि जैसे मैं हूँ, मैं 70 किलो हूँ, तो मेरा मास कितना है, 70 किलो का। वैसे फुटबॉल वो कुछ ना कुछ मास होगा, मान लो 1 किलो का है, तो ये जो फुटबॉल है इसके पास कुछ ना कुछ मास है, तो क्या है, m है, ठीक है। तो फुटबॉल की कुछ मास है, और अगर वो चीज़ चल रही है उसके पास क्या है, वेलोसिटी है, तो क्या होता है, उसी को हम मोमेंटम कहते हैं। यानी कि अगर कोनो चीज़ है वो चल रही है तो उसके पास क्या है, मोमेंटम है। तो इसके पास मोमेंटम रिचिस पहले से था, आप आकर यहाँ पर क्या कर दिए, फोर्स लगा दिए, एक लात हौंच के मार दिए। जैसे हईंच के मारेंगे तो ये फुटबॉल खूब तेज़ी से आगे चला जाएगा। तो ये कितना तेज़ी से अगवा जाएगा, कितना इसके मोमेंटम में चेंज आएगा फोर्स लगाने के बाद, वही चीज़ ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लो यहाँ तक ये खूब तेजी से गया, यहाँ तक धीमा गया, रुक गया, तो क्या होगा, देखोगे यहाँ से यहाँ तक ये आया, तो इसके मोमेंटम में यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज आया, वही चीज़ ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। इसी चीज़ ये पता नहीं कहाँ लड़कों मूड़ी खजुआते रह जाते हैं। मूड़ी मत खजुआओ, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा मजा आएगा, ये तो आपके साथ होता होगा। जैसे कि मान लो आपका नंबर कम आया, 0 आया, तो आपके पापा क्या करेंगे, आपको लाठी लेके दौड़ा लेंगे। तो हम मान लो आपके पापा के यहाँ बना देते हैं, और ये मान लो लाठी लिए हैं, अरे आपके पापा के ये भी बन गया, ये हटा दिए, ठीक है। अब देखो, अब आप मान लो आपके पापा हैं, आपको दौड़ाए हैं, और आप यहाँ पर आगे दौड़ रहे हो। क्यों दौड़ रहे हो, क्योंकि आपका नंबर कम आया है। मान लो आप दौड़ रहे हो, ठीक है, ये दौड़ रहे हो, आपका भी हटा दियो, चिंता मत करना। तो आप दौड़ रहे हो, अब क्या होगा, तो अब जैसे ही आपके पापा खूब तेज़ी से मान लो और तेज दौड़े, जैसे ये लठिया आपके यहाँ पर पिछवा लगा, लाठी लगा, यानी क्या लगा, फोर्स लगा। तो जैसे फोर्स हुआ लगेगा, भन भना के आई माई करके पीछे पकड़ के और तेज भागने लगोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे आपके ऊपर फोर्स लगा, तो आपके मोमेंटम में चेंज आया कि नहीं आया। तो जैसे मोमेंटम में आपके तेजी, मतलब मोमेंटम में चेंज आया, तो कितना तेजिया से आप भागे, वही चीज़ ये बताता है न्यूटन का सेकंड लॉ। जैसे कि मान लो फोर्स लगा दिया गया आपके ऊपर, लठिया जैसे पड़ी, तो आप भन भना के यहाँ तक आगे खूब तेज़ी से आ गए, ठीक है, और इतना तेज आपके पापा नहीं दौड़ पाए, ठीक। अब और आगे आप आ गए, अब क्या हो गया, अब आप अपने पापा से दूर हो गए हो। दूर का मतलब एकदम दूर नहीं हो गया, आपके पापा के हाथ में लाठी है, तो उस लठिया से दूर हो गए, यानी अपने पापा से दूर हो गए थोड़ा। तो जैसे ही आपके यहाँ लाठी लगी, आप खूब तेजी से भनभनाक भागने लगे, और आगे जब आप आ गए, आप पीछे देखने लगे, अरे पापा तो अभी बहुत दूर हैं, तो कहे आओ पकड़े, पुई पुई, ऐसे आप मान लो करने लगे। तो आप धीरे धीरे यहाँ दौड़ने लगे, तो आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक दौड़े, लेकिन बीच में आपका क्या हुआ, समय के साथ साथ मोमेंटम चेंज हो रहा था। यहाँ तक आप खूब तेजी से दौड़े, यहाँ तक धीमा आ गए, तो ये क्या होगा, मोमेंटम में चेंज आया यहाँ से यहाँ तक, शुरुआत से लेकर अंत तक। तो शुरुआत से लेकर अंत तक कितना मोमेंटम में आपके चेंज आया, वही चीज़ ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। समझ में आ गया, बस यही चीज़ आपको पढ़ना है। तो ये लाठी वाला आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आपके हमेशा साथ होगा, और जब भी रिजल्ट आएगा तो ये तो होगा ही आपके साथ। तो जान जाना, मान लो क्या पता न्यूटन के भी साथ हुआ, और जब ये पढ़ने में तेज नहीं रहे होंगे, तो इनके पापा लाठी लेके दौड़ाए होंगे, तो इनके मोमेंटम में चेंज आया होगा। सोचेंगे अरे यार मैं तो तेजी से दौड़ा, फिर कल्ले दौड़ने लगा, तो कितना चेंज आया, वही चीज़ निकाल के न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दे दिए। अब देखो, इसका कुछ फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ का, लेकिन सबसे पहले इसका इंग्लिश पढ़ लो, क्योंकि आप ऐसे लाठी मत लिख के आना पेपर में, ये तो एग्जाम्पल के लिए बताया था। यहाँ पर क्या लिखना है वो बताता हूँ। देखो, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अंग्रेजी में पढ़ोगे तो बहुत कठिन लगेगा। देखो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि कितना चेंज आ रहा है मोमेंटम में। रेट का मतलब क्या होता है, समय। देखो, अगर कहीं भी केवल रेट लिखा है ना, उसका मतलब ये मत समझ लेना कि कितने रेट का है, ये नहीं होता है। रेट का मतलब फिजिक्स में होता है टाइम, यानी कि समय के साथ कितना आपके में चेंज आ रहा है मोमेंटम में, वही चीज़ क्या बताता है न्यूटन सेकंड लॉ। तो देखो कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, समय के साथ कितना बदलाव आ रहा है मोमेंटम में ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, कि फोर्स कितना अप्लाइड किया गया है बॉडी पर। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर आपके फोर्स खूब तेजी से भन भना, मतलब खूब तेजी से लठियाँ पड़ी होती, तो आप खूब तेजी से यहाँ तक भागे होते, और उसके बाद भले धीमा गए होते। तो जितना तेजी से फोर्स लगेगा उतना तेजी से आप भागोगे। समझ में आ रहा है। और अगर मान लो लठिया मान लो पड़ी, लेकिन कल्ले से चोट लगती, यानी फोर्स कम लगता, तो जब फोर्स कम लगता तो कल्ले कल्ले यहाँ तक जाते, फिर यहाँ से और धीमा जाते। समझ गए।
तो यहाँ पर देखोगे तो फोर्स अगर तेज लग रहा है तो आप तेज भाग रहे हो, फोर्स अगर धीमे लग रहा है तो आप धीमे भाग रहे हो। तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में कितना चेंज आया वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के। अगर फोर्स ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, फोर्स कम तो मोमेंटम कम। समझ में आ गया। अब देखो, अब यही चीज़ ही आपको इतना कठिन करके बता दिया जाता है ना, और ये सब मन उडाल दा, कुछ समझ ही नहीं आता। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब इसका कुछ फार्मूला होता है, डेराइव करना पड़ता है, और डेराइव करके देख लेते हैं। देखो इसी का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर भी, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। जैसे कि मान लो कौनो फुटबॉल है, अब इसके पास कोनो ना कोनो मास तो होगा ही, कुछ ना कुछ किलो का तो होगा ही। तो इस फुटबॉल के पास मास हमें नहीं देखना, केवल एम लिख दे रहा हूँ मास की जगह। अब ये मान लो फुटबॉलवा आ रहा था तो इसके कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो जब शुरुआती वेलोसिटी होती है, जब आप शुरुआती वाला वेलोसिटी देखते हो तो उसे इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है, यानी शुरुआत वाली वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मूडी मत खजुआना यार, इनिशियल यानी आई से शुरू होगा तो यू कहाँ लिखते हैं। अब भैया लिखते हैं तो लिखते हैं, याद कर लो, ठीक है। अब देखो मान लो आप यहाँ पर थे, अब मूडी खजुआ के यहाँ पर आप मान लो फोर्स लगा दिए। फोर्स का मतलब क्या है, एफ लगा दिए, एफ का मतलब फोर्स, तो फोर्स लगा दिए तो ये फुटबॉल भन भना कर और तेज आगे जाने लगेगा ना। तो यानी इसके मोमेंटम में चेंज आया। अब फुटबॉल यहाँ तक आ गया। अब देखोगे यहाँ पर क्या है, फुटबॉल उसका मास तो उतना ही रहेगा, यानी जितना है उतना ही रहेगा ना, कि इसका मास कम हो जाएगा, यहाँ 1 किलो तो यहाँ आधा किलो हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो जितना मास है उतना ही रहेगा, यानी m रहेगा। लेकिन वेलोसिटी देखोगे इसकी भैया कम ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं v हो गई। तो देखो जब भी आप इनिशियल वेलोसिटी लिखते हो तो u से लिखते हो, फाइनल वेलोसिटी लिखते हो तो v से लिखते हो। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पर हम निकालेंगे ही सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसका क्या फॉर्मूला निकलेगा उसको देखते हैं आगे। देखो अब आपने यहाँ पर ये चीज़ कर दिया, तो हमें यहाँ पर बताया क्या गया है वो देख लेते हैं। हमें बताया गया है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी जो फोर्सवा है, यानी जो जंगरा लगा है इसके ऊपर फोर्स लगा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, रेट ऑफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यानी जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना आपको मोमेंटम में चेंज आया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, फोर्स के प्रोपोर्शनल रहेगा। यानी अगर फोर्स ज़्यादा तेज यहाँ पर आपको लठिया पड़ी होती तो आप बहुत तेज़ी से भागते, यानी आपका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता। और मान लो लठिया धीमे पड़ी होती, यानी फोर्स कम लगा तो आप धीरे धीरे भागते, तो आपका मोमेंटम में भी धीरे धीरे चेंज आता। अब देखो मोमेंटम का जो होता है ना फॉर्मूला, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एकदम अच्छे से करके, लेकिन देखोगे तो नहीं, लेकिन बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो जो मोमेंटम होता है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी टंगियाँ मिटा देता हूँ, ठीक। तो उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो m है लेकिन p से रिप्रेजेंट याद कर लेना, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी। यानी जो मास है और जो वेलोसिटी है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या होता है, मोमेंटम होता है। यानी कोई चीज़ है, मान लो मेरे पास मास है, मास क्या है, मान लो 70 किलो का हूँ, अब मैं चल रहा हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई। तो मेरे जितना मास है और जितनी मेरी वेलोसिटी है उसी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही मोमेंटम हो जाता है। जैसे मान लो मेरा मास है 70 किलो और मेरी वेलोसिटी थी 10, ठीक है। तो अब इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 700। तो ये 700 क्या हो गया, मेरा मोमेंटम हो गया। समझ गए ना। तो ये हो गया मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम बताया कहाँ है, क्योंकि अभी आगे काम आएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है जो फोर्स है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम होता क्या है, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक फुटबॉल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके मोमेंटम में चेंज आया। तो अब ये मोमेंटम में चेंज आया है, इसके मोमेंटम है क्या, mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो ये भी मास इंटू वेलोसिटी है, बस u से रिप्रेजेंट किए हैं, है तो वेलोसिटी ना, इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर मोमेंटम निकालने के लिए जो फाइनल मोमेंटम है उसी को माइनस कर देते हैं इनिशियल मोमेंटम से। तो आपका क्या निकल के आ जाता है, चेंज इन मोमेंटम। अरे भैया जैसे कि मान लो आप यहाँ हो, ये निकाल देता हूँ आपका, और आप यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप गए, यहाँ से मान लो मैं खूब तेज़ी से आपके ऊपर फोर्स लगा दिया तो खूब तेज़ी से आप यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो यही दोनों को माइनस कर दूंगा, निकल नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो आप देखोगे यहाँ पर हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, तो ये फाइनल क्या है, mv है।
इनिशियल क्या है माइनस एम यू है, समझ गए। एम यू क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो एम से हो जाएगा मास, वी से हो जाएगा वेलोसिटी, एम से हो जाएगा मास, यू से भी वेलोसिटी, बस यू क्या है यहाँ पर, यू है इनिशियल वेलोसिटी और वी क्या है फाइनल वेलोसिटी। अब आगे क्या करना है, तो आगे आपको ये करना है, जब भी कभी भी कहीं भी लिखा रहता है रेट ऑफ, रेट ऑफ का मतलब क्या है, रेट का मतलब होता है हमेशा टाइम, तो आपको इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा टाइम से। तो टाइम से जब आप डिवाइड कर दोगे तो ऐसे इसको एक मान लो ब्रैकेट में रख दिए। अब ब्रैकेट में रखने के बाद क्या होता है, फिर से आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आप देखोगे 2 ठो एम है, यानी 2 ठो मास है, तो यहाँ पर जब आप 2 ठो एम देख रहे हो तो बार बार आप 2 एम लिखोगे तो आपकी सही नहीं खत्म होगी। इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर कभी भी 2 एम देखो ना तो उसको 1 एम लिख दो। तो हम मान लो 1 एम लिख देते हैं, क्योंकि देखो मास का हमें कुछ लेना ही देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितना मास था उतना ही मास यहाँ पर था, तो एक के मास लिखते हैं ना, कहाँ है जब मास सेम है। तो देखो मास को हमने यहाँ पर लिख दिया बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा v माइनस यू, और क्या बचा अपॉन में t बच गया है। तो आप देखोगे और मूडी खजुआओ एक बार, तो ये क्या होता है, ये होता है भैया v माइनस यू अपॉन टी को हम कहते हैं एसिलरेशन। यानी एसिलरेशन क्या होता है, अभी भी मूडी खजुआओगे, एसिलरेशन का मतलब सिंपल से ये होता है कि समय के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उसी को हम एसिलरेशन कहते हैं। तो एसिलरेशन का फॉर्मूला यही होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब ये इतना बड़ा लिखने के बजाय आप इतना बड़ा लिखोगे तो आपकी सही खत्म होगी पेन की, तो इसीलिए आप ए लिख दो डायरेक्ट इसकी जगह। तो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर प्रोपोर्शनल है तो ऐसे हमेशा लिखा नहीं जाता है, कहीं भी यहाँ लिखोगे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके जगह कोई कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि मान लो कोनो अक्षर यूज़ करोगे ABCD वाला, तो इसे हटाने के लिए हम कुछ यूज़ कर लेते हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, F इज इक्वल टू, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इज इक्वल टू लग जाएगा, यहाँ पर आ जाता है K, हमेशा K ही लिखा जाता है, ठीक है। वैसे मत कहना कि K कहाँ लिखा जाता है, K ही लिखा जाता है यार हमेशा। यहाँ भी देखोगे U लिख दिए हैं, तो क्या करोगे, अब याद ही करना पड़ेगा ना, इनिशियल वेलोसिटी को U कहते हैं। अब यहाँ पर F इज इक्वल टू K आ गया, और क्या है MA है। अब ये जो K है ना, इसको एक्सपेरिमेंटली देखे थे जो वो लोग थे, कौन, साइंटिस्ट थे, यानी कि नहीं, ये जो K होता है ये 1 के बराबर होता है। अब ये जब 1 के बराबर है तो 1 लिखना ज़रूरी है क्या, नहीं ज़रूरी है। अरे भैया 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 8 आएगा, तो 1 लिखना ज़रूरी थोड़ी ना है। वैसे यहाँ K की जगह 1 लिखना ज़रूरी थोड़ी ना, जब K 1 के बराबर है। तो F इज इक्वल टू MA बचता है, और यही चीज़ ये आपका क्या है, यही चीज़ आपको याद करनी पड़ती है। यहाँ पर देखोगे जो फोर्स है वो किसके बराबर है, मास और एसिलरेशन के बराबर है। अब अगर आप ये चीज़ देखोगे, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, इस चीज़ का खिलाड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और किस चीज़ में यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं कैच को रोकने में, मतलब बॉल को रोकने में, यानी बॉल को कैच करने में। कैसे यूज़ करते हैं, तो अगर कभी भी देखोगे कोनो खिलाड़ी अगर कैच करता है ना तो ऐसे केक नहीं करता है, मतलब ऐसे आगे ऐसे नहीं कर लेगा, हल्का सा हथवा नीचवा खींच लेता है। हथवा नीचवा क्यों खींचता है, मूड़ी कभी खजुआ सोचे हो, सोचना, देखो क्यों खींचता है, यहाँ पर समझो। देखोगे अगर आप यहाँ पर, तो जो F है यहाँ पर अगर आप देखोगे, F जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर जो T है वो डिवाइड में है, यानी जो F है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना कम फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा समय लगेगा, और जितना ज़्यादा फोर्स रहेगा उतना कम समय लगेगा। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर आपके पापा आपको लठिया से मार रहे हैं, और अगर ज़्यादा समय लगाकर मारेंगे, अब जैसे देखो मान लो मैं कोनो की एक चटकना मार रहा हूँ और ऐसे मार रहा हूँ ज़्यादा समय लगाकर, ज़्यादा समय लगाऊंगा तो धीरे धीरे जाएगा, तब ज़्यादा समय लगेगा। तो धीरे धीरे जा रहा है यानी ज़्यादा समय लग रहा है, तो जब ज़्यादा समय लगेगा तो फोर्सवा कम लगेगा उसके गलवा पे। लेकिन अगर मैं वही समय कम लगाऊँ, जब समय कम लगाऊंगा तो भन्न दे से मार दूंगा, मान लो इसे भन्न दे मार दिया, समय कम लगा तो उसके गलवा पे भी चट्टे से खूब लगेगा, यानी फोर्स वो ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए जो फोर्स रहता है वो समय की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। जब ज़्यादा समय लगा कर मारोगे ना तो क्या होता है, तो फोर्स कम लगता है, और अगर कम समय लगा कर मारोगे तो फोर्स वह ज़्यादा लगता है। इसीलिए जो हम खिलाड़ियन रहते हैं उन्हें क्या करते हैं, जैसे कैच आया हथवा निचवा खींच लेते हैं। हथवा निचवा खींचेंगे तो क्या होगा, समय बढ़ जाएगा कैच रोकने का, तो समय बढ़ गया
तो क्या होगा, हथुआ में चोटवा कम लगेगा, इसीलिए हथुआ को नीचवा खींचते हैं। समझ में आ गया ना। तो हाथ को नीचे खींचेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो हाथ में फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा, चोट कम लगेगी। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से आपका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप समझोगे इसके बारे में। यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने मौसे के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ जान जाए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अपने पापा के पास भी सेंड कर दीजिएगा, ताकि समय ज़्यादा लगा के मारे, फोर्स आपको कम लगे। और अगर आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ या फिर न्यूटन का थर्ड लॉ देखना है, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको मोमेंटम के बारे में जानना है तो यहाँ बगल में क्लिक करके देख सकते हो। आई होप आप समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।